हेलो बच्चों, मैं बिटू सर आप सभी को स्टडी एग्जाम सेंटर में स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आपको पार्ट 1 में फिजिक्स का परिचय कुछ बताए थे कि फिजिक्स मतलब विज्ञान क्या होते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं, इसके एग्जाम्पल, उदाहरण और उसमें प्रकार, विज्ञान के प्रकार के बारे में पढ़ा रहे थे। कुछ इश्यू की वजह से वो वीडियो कट हो गया था और हम यहाँ तक पढ़ा चुके हैं। उसी को आगे बढ़ाने के लिए हम पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं कि विज्ञान के प्रकार में कौन कौन से प्रकार होते हैं। इन सारे चीजों के बारे में जान लेते हैं कि कैसे आगे की जो भी प्रोसेस होंगे उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो आप सभी लोग इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि हम ऐसे ही फिजिक्स के जीरो से लेकर हीरो तक पढ़ाने का काम किया जाएगा। इस क्लास से यदि हम बात करें तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, यदि आप शुरू से अंत तक जुड़े रहेंगे, तब ध्यान पूर्वक सुनेंगे भी, समझेंगे भी और देखेंगे कैसे चीजों को हम लोग किस तरह से डील करते हुए आ रहे हैं। पुनः हम एक बार आपको बता दें कि विज्ञान के प्रकार में क्या होता है। टाइप ऑफ साइंस की यदि बात करेंगे तो टाइप ऑफ साइंस में देखो, सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक विज्ञान, फिजिक्स जिसको कहा जाता है। विज्ञान, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बल, गति, प्रकाश, ऊर्जा, उष्मा, बिजली, चुंबक आदि के बारे में अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स कहलाता है। अब क्यों फिजिक्स ही इसे कहते हैं? क्योंकि कोई वस्तु क्यों गिरती है, आपको पता होगा। यदि किसी वस्तु को हम नीचे से ऊपर की तरफ उछालते हैं तो वो नीचे क्यों आती है, इसके पीछे लॉजिक क्या होता है। बिजली कैसे काम करती है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको ये हमारा पैनल है, बोर्ड है, मार्कर है, जो भी चीजें, मोबाइल है, ये सारी चीजें हमारी बिजली से चलती है। तो ये चलती है तो कैसे चलती है, बिजली इस पे कैसे काम करती है, ये क्यों होता है, तो ये फिजिक्स के बारे में फिजिक्स में आपको बताया जाएगा। प्रकाश और ध्वनि की बात करेंगे कि प्रकाश और ध्वनि कैसे फैलती है, ये हमारे वातावरण में किस प्रकार से बिहेव करती है। इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे जी, जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम लोग भौतिक विज्ञान में बताए थे कि प्रकाश और ध्वनि कैसे चलती है। इसके बाद भौतिक विज्ञान की यदि हम जनक की बात करेंगे तो भौतिक विज्ञान के जनक सर आइजक न्यूटन है। ठीक है, यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए भौतिक विज्ञान के जनक कौन कहे जाएंगे, तो सर आइजक न्यूटन है। जन्म कब हुआ था, तो 25 दिसंबर सन 1642 ईस्वी में इनका क्या हुआ था जी, जन्म हुआ था। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इसके अलावा कहाँ हुआ था, तो आप बताएंगे कहाँ हुआ था जी, इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। ठीक है, आगे यदि हम बात करते हैं जन्म स्थान, तो जन्म स्थान हुआ था वेल्सथ्रोप मैनोर में हुआ था। कहाँ हुआ था जी, वेल्सथ्रोप मैनोर में हुआ था। और इनकी मृत्यु भी 31 मार्च सन 1721 ईस्वी में लंदन में हो गया था। इतनी जानकारी आपको प्राप्त होनी चाहिए। और सर आइजक न्यूटन अपने पूरे जीवन काल 84 वर्षों तक क्या करें, जीवित रहे हैं। यहाँ तक आप देख सकते हैं कि जो भी है न्यूटन के बारे में बताया गया है। एक सेकंड रुकेंगे, मैं अभी आ रहा हूँ आपको। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान के जनक के बारे में आप जान के कभी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान को हम इंग्लिश में केमिस्ट्री कहा जाता है। और केमिस्ट्री की यदि बात करते हैं तो रसायन विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ की संरचना, गुण, संगठन और उसमें होने वाले परिवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाता है। कोई आपसे पूछे बाबू बताइए रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि रसायन विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों की संरचना के बारे में, गुणों के बारे में, संगठन और उसमें होने वाले परिवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या कहलाएगा जी, रसायन विज्ञान कहलाएगा। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं कि रसायन विज्ञान को रसायन विज्ञान क्यों कहा जाता है, जैसे लोहे में जंग लगना, ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये सारी चीजें, अभिक्रियाएं जो भी होंगी, चाहे संरचनाएं होंगी, चाहे उनके गुण होंगे, ये सारे चीज हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। दूध से दही का बनना, ये भी आपका एक केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, ये केमिस्ट्री में आता है। कागज का जलना, ठीक है, ये भी एक आपका
केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। इन सारे सवालों का जब हम केमिस्ट्री में समझेंगे। इसके बाद आगे यदि हम बात करते हैं कि रसायन विज्ञान के जनक, फादर ऑफ केमिस्ट्री, यदि फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात करेंगे तो उनका नाम होगा एंटोनी, ठीक है, एंटोनी लेवाजियर। इंग्लिश में इसको हम लोग एंटोनी लेवासियर के नाम से जानते हैं। अब एंटोनी लेवाजियर की यदि हम बात करते हैं तो इनका जन्म के बारे में यदि आपसे बात करें तो जन्म 26 अगस्त 1743 ईस्वी में हुआ था। इस बात को आप लोग याद रखे रहेंगे। जन्म स्थान की यदि बात करेंगे तो जन्म स्थान पेरिस में हुआ था। इसके अलावा इनकी मृत्यु 8 मई 1794 ईस्वी में हो गई थी। इसके बाद यदि हम कहें कि रसायन, अच्छा एक क्वेश्चन आपके लिए हम लोग यहाँ पे लाए हुए हैं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, कि रसायन विज्ञान, ठीक है, के पितामह कौन है। रसायन विज्ञान के पितामह कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि रसायन विज्ञान के पितामह कौन है। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। आगे हम लोग चल रहे हैं, उसको बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जीव विज्ञान, यदि हम जीव विज्ञान की बात करते हैं तो जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी, ये हम लोग 10th का सेक्शन को बारे में हम समझ रहे हैं भाई। तो बायोलॉजी की यदि बात करेंगे, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों की संरचना, किसकी संरचना जी, जीवों की संरचना, उनकी वृद्धि, विकास और कार्यों के बारे में अध्ययन करते हैं। कोई भी जीव जंतु है वो कैसे विकास करता है, कैसे वृद्धि करता है, कैसे प्रजनन करता है, इन सारे सवालों का जवाब जिस किताब के अंतर्गत हम जानते हैं, समझते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे जी, बायोलॉजी कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, बायोलॉजी कहेंगे, अर्थात जीव विज्ञान। उदाहरण के लिए यदि बात करेंगे तो पहला आपको दिया गया यहाँ पे कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण। पौधों में यदि प्रकाश संश्लेषण की बात करेंगे तो यह प्रोसेस किसके अंतर्गत समझेंगे जी, जीव विज्ञान के अंतर्गत समझेंगे। दूसरा हमारा होता है कि मनुष्यों में शरीर की बनावट और उनका कार्य किस प्रकार से संपादित होता है, इन सारे सवालों का जवाब हम बायोलॉजी में जानेंगे। तीसरी यदि हम बात करेंगे कि जीवों की वृद्धि और प्रजनन कैसे होते हैं, वृद्धि और कैसे होते हैं प्रजनन, इन सारे सवालों का भी जवाब हम बायोलॉजी के अंतर्गत समझेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यही बताना चाह रहे हैं बाबू कि हम लोग का भी नया चैनल चल रहा है और इस पे हम लोग डे बाय डे कुछ ना कुछ आपको बताते रहेंगे। इसमें आपको दिखाएंगे भी कैसे चीजों को हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं और उसको हाई लेवल तक ले जाने का प्रयास करेंगे। तो आप इस चैनल पे भरोसा रखिए और मानकर चलिए कि यदि हम आपके सामने हैं और हम कह रहे हैं कि विश्वास के साथ कह रहे हैं बाबू कि यदि आप पढ़ रहे होंगे तो ध्यान पूर्वक और लगन से आप पढ़ेंगे, ये सारे चीज क्या हो गए, पॉसिबिलिटी हो जा सकती है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी के जनक अर्थात जीव विज्ञान के जनक की यदि बात करेंगे, फादर ऑफ बायोलॉजी, तो फादर ऑफ बायोलॉजी हमारे अरस्तु हैं, जिनको इंग्लिश में अरिस्टोटल बोला जाता है। क्या बोला जाएगा जी, अरिस्टोटल बोला जाएगा। और इनके यदि हम जन्म की बात करें तो जन्म 384 ईसा पूर्व, पहले की यदि बात किया जाए उस समय हुआ था। जन्म स्थान प्राचीन यूनान, जो अब हम लोग ग्रीस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और प्राचीन यूनान की यदि बात करेंगे तो एक शहर है जिसका नाम है स्टागिरा नामक गांव में हुआ था। इनकी यदि मृत्यु की बात करते हैं तो 322 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। चालसिस नामक गांव में इनका क्या होता, मृत्यु हुआ था। किस गांव में हुआ था जी, चालसिस नामक गांव में इनका मृत्यु हो गया था। इस बात को आप याद रख रहेंगे कि जो अरस्तु है इनका जन्म स्थान कब, कहाँ, कैसे हुआ था, उसके बाद ये जीव विज्ञान के जनक कहे जाएंगे। इसके बाद यदि हम आगे बात करते हैं, अच्छा यहाँ तक हम लोग लिख चुके थे, अब इसके आगे की बात करते हैं कि जीव विज्ञान के बाद हम जानेंगे क्या, ठीक है। हम लोग अब पढ़ेंगे इसमें बाबू, ध्यान देंगे, इसमें पढ़ेंगे 12 हो गया, ठीक। इसमें हम ये जानेंगे, क्लास 10th की बात करते हैं तो क्लास 10th में तीन सेक्शन हम आपको बता दिए गए, ए बी सी करके, ठीक है। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में
क्लास 10th के लिए पहला चैप्टर है प्रकाश, वह ठीक है, प्रकाश कह लीजिए, प्रकाश का प्रवर्तन कह लीजिए, प्रकाश का अपवर्तन कह लीजिए, ये सारे एक ही में मिक्स होकर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम लिखते हैं प्रकाश, ठीक है, प्रकाश। और इस प्रकाश के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन, परावर्तन व अपवर्तन, ठीक है, परावर्तन और अपवर्तन, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा। अपवर्तन, ठीक है, एक सेकेंड मिस, तो आप याद रख रहेंगे फिजिक्स में हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम होगा प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे, लेकिन इस चैप्टर का मतलब पहला हेडिंग ये आपका प्रकाश। तो हम लोग प्रकाश के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे प्रकाश, ठीक है, प्रकाश। यदि हम प्रकाश की बात करेंगे तो प्रकाश को इंग्लिश में हम लाइट कहते हैं। प्रकाश को इंग्लिश में क्या कहेंगे जी, लाइट, LIGHT, लाइट। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है या कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले बात आती है कि प्रकाश क्या है, इसके बारे में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, जानेंगे, ठीक है। तो इसकी डिफिनीशन हम सबसे पहले बताते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है बाबू, एक प्रकार की ऊर्जा है। अब कोई कहेगा सर प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा किस प्रकार है, तो समझिए बाबू, जैसे मान लीजिए सपोज है आप बहुत जगहों पे आप तो डिजिटली कर रहा हूँ, मतलब हर एक इंस्ट्रूमेंट आ गया है जिसमें प्रकाश के माध्यम से हम लोग क्या होते हैं, उष्मा मिलती है और उष्मा से हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बहुत तेज ठंड लग रही हो और ठंड के समय में आप आग जलाकर क्या करते हैं जी, तापते हैं। जब आग जलाकर आप तापते हैं तो उस आग में प्रकाश होता है और प्रकाश से ही हमको क्या होती है, हीट मिलती है और हीट से हमारे शरीर में क्या होता है, एनर्जी उत्पन्न होती है। हम इस बेसिस पे कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। पहला पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, इसको लिख लेते हैं। हम सबसे पहले जानेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यहां तक बात समझ में आ रही है, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, जो हमारे, इसको लिख लेते हैं, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में होगा कि दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये है बाबू कि यदि प्रकाश नहीं होता तो क्या हमें आसपास की वस्तुएं दिखाई देती, तो आपका जवाब होगा नहीं सर, ऐसी कभी नहीं हो सकता है कि यदि कोई अंधेरा कमरा हो और उसमें प्रकाश नहीं हो तो वहां पे हमको चीजें दिखाई देंगी, कभी भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे ही उस अंधेरे कमरे में टॉर्च को जलाया जाए, मोमबत्ती को जलाया जाए या कोई प्रकाश स्रोत को उसमें रखा जाए तो आसपास की रखी वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। तो इसका तात्पर्य यही होगा कि जो दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, इसका मतलब प्रकाश के माध्यम से ही हमें अनेक वस्तुएं सुस्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं और देने का काम भी करती हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, ठीक है, प्रकाश कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। इतनी बातें आपको याद रखनी होगी प्रकाश के बारे में। उसके बाद हम लोग समझेंगे प्रकाश के स्रोत। क्या समझेंगे जी, प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत कि प्रकाश के स्रोत क्या क्या होते हैं। यदि हम बात करें कि प्रकाश के स्रोत क्या हो सकते हैं, ठीक है, तो प्रकाश के स्रोत का मतलब ये होता है कि प्रकाश किन किन चीजों से हमें प्राप्त हो सकती है या प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के हो सकते हैं। हम यहाँ से ये कह सकते हैं बाबू कि प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक तथा मानव निर्मित स्रोतों से प्राप्त होते हैं। हम क्या कर सकते हैं जी, प्रकाश हमें
लिख लेते हैं एक बार। प्रकाश हमें विभिन्न प्राकृतिक तथा मानव निर्मित, ठीक है। प्रकाश हमें क्या, प्रकाश हमें विभिन्न प्राकृतिक तथा मानव निर्मित स्रोतों से प्राप्त हो सकते हैं, स्रोतों से प्राप्त हो सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, तो प्रकाश हमें दो तरह से प्राप्त होगा, एक तो नेचुरली प्राप्त होगा और एक हमारा आर्टिफिशियल प्राप्त होगा, ठीक है। तो नेचुरली में क्या है, जैसे आप सूर्य की बात करें, सूर्य में स्वयं का प्रकाश होता है, वो कहीं से आता नहीं है। तारे में स्वयं का प्रकाश होता है, वो कहीं से आता नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए सूर्य है, ठीक है, तारे हैं, आदि कर लीजिए, ठीक है। सूर्य, तारे हैं, इनमें जो प्रकाश होगा वो कहां से आएगा जी, इनमें जो प्रकाश आने का काम करेगा वो कहां से आने का, कहां से होगा जी, कैसा स्रोत होगा, ये प्राकृतिक स्रोत होगा। कैसा स्रोत होगा, प्राकृतिक स्रोत होगा। इसके बाद हम यदि बात करें अब मानव निर्मित, आर्टिफिशियल का मतलब क्या होगा, जैसे मोमबत्ती ले लीजिए, मोमबत्ती, ठीक है। विद्युत बल्ब ले लीजिए, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब ले लीजिए, लालटेन ले लीजिए, लालटेन ले लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप ये आदि कर लीजिए, बहुत सारी चीजें होंगी आदि, ये सारी चीजें आपको, दिमाग काम नहीं करता है, ये कैसे होंगे जी, तो ये मानव निर्मित होंगे। कैसे होंगे, मानव निर्मित होंगे, अर्थात यह मानव के द्वारा बनाए गए स्रोत होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश विभिन्न स्रोत हो सकते हैं, ठीक है। एक तो प्राकृतिक से हो सकता है और एक मानव से होता है। प्राकृतिक में कौन कौन से हो सकते हैं जी, तो सूर्य और तारे, ये सारे प्राकृतिक स्रोत होते हैं। मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, लालटेन, ये कैसे स्रोत होते हैं हमारे, तो आपको बताना होगा कि ये मानव निर्मित स्रोत हो। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। हम आगे चलते हैं और आगे हम लोग देखेंगे कि आगे में क्या है, ठीक है। अब प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, यदि हम बात करेंगे इसके अलावा कि प्रकाश के स्रोत कितने होते हैं, देखेंगे प्रकाश के दो स्रोत, प्रकाश के दो स्रोत होते हैं। अब कैसे दो स्रोत होते हैं, आते हैं पहला हेडिंग हम जान लेते हैं। पहली हेडिंग में देखो ध्यान से बाबू, दो तरह की वस्तुएं होती हैं, ठीक है। प्रकाश स्रोत में कितने प्रकार की वस्तु होती है जी, दो तरह की वस्तुएं होती है। तो इसको सुधार करके लिख लेते हैं, प्रकाश के, ऐसे लिखते हैं, सॉरी इसको थोड़ा मिटाते हैं और लिखते हैं, प्रकाश स्रोत, देखो तो ये प्रकाश स्रोत दो प्रकार के वस्तुएं होते हैं, ठीक है। क्योंकि वस्तु की यदि बात किया गया है, अब सबसे पहला कौन सा होगा जी, पहला जो हमारा नाम होगा जिसका होगा प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं, आप याद रख रहेंगे पहला क्या होगा, प्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है। पहले का नाम क्या याद रख देंगे, प्रदीप्त वस्तुएं। अब इसका मतलब क्या होता है, यदि आपसे कोई पूछे कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, प्रकाश में ये प्रकाश स्रोत है, तो प्रदीप्त वस्तुएं का मतलब होता है जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है। हम बस कहते हैं कि वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, कैसी वस्तु कहलाया जाएगा जी, प्रदीप्त वस्तु कहलाएगा। अब कोई पूछेगा सर कौन कौन से होते हैं, तो जैसे सूर्य होते हैं, सूर्य में भी बताया आपको ये खुद का प्रकाश होता है, तारे में खुद का प्रकाश होता है, विद्युत बल्ब में खुद का प्रकाश होता है, ठीक है। तो ये सारे चीजों में हम लोग क्या कर सकते हैं जी, ये विद्युत सॉरी प्रदीप्त वस्तुएं हैं। लिखेंगे ऐसी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं
जिनमें ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वतः ठीक है, जिनमें स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती है, ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती है, ठीक है, ये एकदम स्वतः मतलब स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करती है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा बाबू कि ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। इसके बाद एग्जाम्पल की यदि बात करेंगे कि एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है आपका, उदाहरण प्रदीप्त वस्तुओं के, तो एग्जाम्पल में याद रखे रहना बाबू कि जैसे अभी बताया हूं, तारा ले लीजिए, सूर्य ले लीजिए, विद्युत बल्ब ले लीजिए, ठीक है, आदि कर लीजिए। ये सारी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक है, ऐसी वस्तुओं को हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जो आपको एग्जाम्पल में बताया गया है। उसके अलावा दूसरी हमारी कौन सी वस्तुएं होंगी, दूसरी समझ लेते हैं। दूसरी होगा अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं, तो दूसरी वस्तु का नाम होगा अदीप्त वस्तुएं। और दूसरी वस्तु में, अदीप्त वस्तु में इसका क्या है, अब इसकी डिफिनीशन बताना होगा आपको, तो क्या बताएंगे, उल्टा बताना होगा बस, केवल कि ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वतः प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, बल्कि वे प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश को परावर्तित करके क्या होती है, चमकने का काम करती है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे जी, अदीप्त वस्तुएं कहेंगे। उन्हें क्या कहेंगे, अदीप्त वस्तुएं कहेंगे। तो इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे सबसे पहले, ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, ठीक है, ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के, ठीक है, बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के आपतित होने पर दिखाई देती हैं। प्रदीप्त वस्तुओं के आपतित होने पर दिखाई देती हैं। आप समझ गए होंगे कि अदीप्त वस्तुएं, ये वस्तुएं जब चमकेंगी, इनके चमकने से अदीप्त वस्तुएं भी चमकेंगी, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या कहेंगे जी, दिखाई देंगी, उसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इसे क्या कहेंगे जी, अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल के ले लेते हैं इसमें भी, उदाहरण के तौर पे बताइए, उदाहरण के तौर पे क्या क्या हो सकता है बाबू, एक बार सोच कर बताइए, तो उदाहरण में आप क्या क्या बता सकते हैं। बताइए उदाहरण में, तो सबसे इसका पहला एग्जाम्पल होगा चंद्रमा। चंद्रमा की यदि बात कर देंगे, मून की बात कर देते हैं, इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से क्या होता है जी, परावर्तित होता है, और फिर रात में हमको क्या होता है, चमकता हुआ प्रतीत होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि चंद्रमा कैसी एक वस्तु है जी, अदीप्त वस्तुएं हैं। उसके बाद आसपास की जो भी वस्तु है, जैसे आप कोई मेज ले लीजिए, मेज पे क्या है, खुद का प्रकाश होता है नहीं, वो क्या होता है, जब उस पर टॉर्च जलाएंगे या कोई प्रकाश उस पर डालेंगे तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। पत्थर की बात कर लेंगे, ईंट की बात कर लेंगे, ठीक है, वो कैसी वस्तुएं हैं, तो अदीप्त वस्तुएं हैं। आदि कर लीजिए। ये सारे सवाल, ये सारे एग्जांपल आपके क्या होंगे,
अधिक वस्तुओं के एग्जाम्पल होंगे। हम स्रोत के आधार पे देखे हैं कि स्रोत का मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार के स्रोत हो सकते हैं, जिनमें हम आपको प्राकृतिक और मानव निर्मित, प्राकृतिक में भी कुछ बताए हैं उदाहरण, जैसे चंद्रमा हो जाएगा, तारे हो जाएंगे, और मानव निर्मित में भी आपको बताया है कि मानव के द्वारा जो चीजें बनाई गई है और उनसे प्रकाश निकलता हो, जैसे मोमबत्ती है, विद्युत बल्ब है, लालटेन है, ये प्राकृतिक नहीं है, ये मानव के द्वारा बनाया गया है। फिर उसी तरह इन सभी वस्तुओं को यदि एक जगह इकट्ठा किया जाए और इकट्ठा करके कहा जाए कि ये वस्तुएं कितनी प्रकार के स्रोतों से हो सकती है, ये 2 प्रकार के स्रोतों से हो सकती है। फर्स्ट स्रोत का नाम होगा प्रदीप्त वस्तुएं और सेकंड स्रोत का नाम होगा अदीप्त वस्तुएं। अब प्रदीप्त वस्तुएं में वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, किसी पे डिपेंड नहीं होता है, ऐसी वस्तुओं को हम लोग क्या कहेंगे जी, अप्रदीप्त वस्तुएं। और आपको एग्जांपल आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, तारा, सूर्य, विद्युत बल्ब। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं अदीप्त वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश को ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं कर पाती हैं, बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के आपतित प्रकाश को क्या आपतित प्रकाश होने पे क्या होती है जी, दिखाई देती है, उसे क्या कहेंगे जी, अदीप्त वस्तुएं कहेंगे। जो सबसे पहला एग्जांपल दिखाई दे रहा है चंद्रमा, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंद्रमा कैसी वस्तुएं हैं, तो आप क्या बताओगे, प्रकाश से रिलेटेड, तो अदीप्त वस्तुएं हैं। उसके बाद मेज, कुर्सी, टेबल, ईंट, पत्थर, जो भी आप प्रकाश डालने पर यदि चीजें दिखाई दे रही होगी तो सारा का सारा किसमें आ जाएगा जी, अदीप्त वस्तुओं में आ जाएगा। अब हम यहां से देखेंगे प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण, कभी यदि क्वेश्चन आपसे पूछे, बताइए बाबू कि प्रकाश के गुण क्या है, ये क्वेश्चन आप मान कर चलिए बाबू कि आप अच्छे अच्छे लेवल का एग्जाम देने जाएंगे, वहां भी इससे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, और क्लास 10th में भी यहाँ से एमसीक्यू की बात कर रहा हूँ बाबू, एमसीक्यू में एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश के गुण में क्या क्या होता है। तो मैं प्रकाश के गुणों को बारी बारी से समझते हैं कि प्रकाश के क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। प्रकाश के निम्न लिखित गुण होते हैं, ये बात आपको समझनी होगी। एक बात और आपको बता दूं मैं कि जब भी यदि आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो को, केवल देखने से आज सारी चीजें आपको यदि याद हो जाता, तो समझिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो वीडियो देखते रहते हैं लेकिन को याद नहीं होता है। क्यों नहीं याद होता है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, बस केवल वीडियो देखते हैं। तो वीडियो देखने से नहीं होगा बाबू, यदि आप वीडियो देख रहे हैं इसके साथ साथ आप इसका नोट्स भी बनाइए। सोचिए, हम ये सारी चीज आपको बहुत सारे बुकों का इकट्ठा करके एक जगह दे रहे हैं, केवल इन्हीं जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ वही चीजों को आप यदि नोट्स के रूप में बना लेते हैं, तो जब आपको रिवीजन करना होगा तो मान कर चलिए रिवीजन करने में आपको 10 से 15 मिनट लगेगा, क्योंकि ये सारी चीजें आप एक बार पढ़ चुके हैं, वीडियो के माध्यम से देख चुके हैं, समझ चुके हैं। इसलिए यदि नोट्स रहेगा तो नोट्स को जल्दी जल्दी आप पलट कर देख सकते हैं कि नहीं यहाँ से ये होगा, यहाँ से ये होगा, यहाँ से ये होगा। इसलिए नोट्स बनाना बहुत क्या है, जरूरी है। किसी भी आप फील्ड में हैं तो उस फील्ड में आप क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अपने लिए बनाते हैं ना कि नहीं मैं जल्दी से काम कर लूंगा। उसी तरह यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं और यदि आप पढ़ रहे हैं बाबू, इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना होगा, जो भी चीजें बोर्ड पे लिखी जा रही है उसको अपने कॉपी पे लिखना होगा। ठीक है, कलरफुल नोट्स होने चाहिए ताकि देखने में अच्छा लगे। इसमें क्या होता है ना, रुचियां बढ़ती है कि नहीं इसके बाद इस पेन से लिखना होगा, इसके बाद हमको ये हेडिंग डालना होगा, इसके बाद ये पॉइंट हो गए। इससे क्या होता है ना कि बच्चे के मन में जो भी चीजें होती है वो और जागृत होती है और उसे पढ़ने में लालसा जगती है। इसलिए आप नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए। यदि आप नोट्स नहीं बनाएंगे, केवल वीडियो देखेंगे, तो फिर ये पढ़ाई आपकी नहीं होगी। आया बात समझ में? इसलिए आप नोट्स बनाइए, तभी आपको समझ में आएगा। आते हैं, अभी बताएं बाबू कि प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं, और सबसे पहले गुण में चलते हैं हम लोग कि प्रकाश का पहला गुण होता है कि प्रकाश, ठीक है, सरल रेखा में गति करता है। इस चीज को लिखते हैं, उसके बाद बताते हैं। लिखेंगे प्रकाश, प्रकाश एक सीधी, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में
गमन करता है। अब गमन का मतलब होता है चलता ही भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, इस बात को भी आप स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि हम कोई वस्तुएं लिए और उस वस्तु को, जैसे टॉर्च है, तो टॉर्च को जैसे हम यहाँ से लेंगे, ऐसे मान लेते हैं एक टॉर्च होगा और यह बल्ब है, जैसे ही टॉर्च को हम जलाते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्विच हो जाएगा। जैसे यदि हम टॉर्च को जलाएंगे, ये जो टॉर्च का ये जो बल्ब का हिस्सा होगा, क्या प्रकाश इधर भेजेगा? आप कहेंगे नहीं सर, इधर नहीं आएगा। प्रकाश क्या होगा? सामने जाएगा। और प्रकाश जब सामने जाएगा तो एक सीधी रेखा के रूप में जाएगा। किसके रूप में जाएगा जी? सीधी रेखा के रूप में जाएगा। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, यह प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। पहली पॉइंट आपको याद रहेगी। उसके बाद दूसरा ये पॉइंट की बात करेंगे, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगे है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ठीक है। आप जब क्लास 11th या 12th में जाएंगे, वहां इस बात को स्पष्ट रूप से सिद्ध कर दिया जाएगा कि प्रकाश एक क्या है जी? विद्युत चुंबकीय तरंगे है। अर्थात प्रकाश जो होता है ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति भी व्यवहार करता है। इस आधार पे हम कहते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तीसरी बात पे आते हैं। तीसरी बात क्या होगी? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंगे हैं। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंगे है। अब इसका मतलब क्या होगा? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंगों का मतलब यह है बाबू कि प्रकाश जो होते हैं, जब ये सीधी रेखा में गमन करते हैं, तो जो इनके कण होते हैं, जो इनके क्या होंगे जी? कण होंगे, वो प्रकाश के लंबवत दिशा में क्या करते हैं? आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि प्रकाश कोई जा रहा है, तो इसके लंबवत दिशा में सारे के सारे कण होंगे और इस तरह क्या करेंगे? आगे मूव करते चले जाएंगे। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक क्या होते हैं जी? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। इसके बाद चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथे पॉइंट में हम लोग क्या समझ लेते हैं बाबू? कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। अच्छा, प्रकाश कहीं भी चल सकता है, इसका मतलब ये नहीं है, जैसे मान लीजिए कि मैं प्रकाश की बात करूं, तो प्रकाश कहीं भी चल सकता है। प्रकाश कहीं भी चल सकता है। जैसे निर्वात की बात करते हैं, ठोस की बात करते हैं, द्रव की बात करते हैं, गैस की बात करते हैं, ठीक है, या अन्य माध्यम की बात करते हैं, अन्य माध्यम की बात करते हैं। तो प्रकाश जो होते हैं वो कहीं भी ट्रेवल कर सकता है, इसमें कोई भी वो नहीं है कि नहीं प्रकाश यही यही चीजों पे या इसी माध्यम में जा सकता है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। प्रकाश हमारा निर्वात में भी चलेगा, ठोस में भी चलेगा, द्रव में भी चलेगा, गैस में भी चलेगा, या इसके स्थान पे कोई भी माध्यम ले लीजिए, वहां भी हमारा प्रकाश क्या होगा? आसानी से चलने का प्रयास करेगा। लेकिन बात यहाँ पे ये फंसती है कि जब प्रकाश अलग अलग माध्यमों में जाएगा तो क्या इसकी चाल एक ही रहेगी? हम कहेंगे कि नहीं। जब प्रकाश अलग अलग माध्यमों में जाएगा, इसकी चाल बदल जाएगी। जैसे अन्य माध्यम में मैं तो नहीं ले रहा हूँ, जैसे गैस में जाएगा, जैसे यहाँ पे हमारे चारों तरफ वायुमंडलीय है, गैसीय वातावरण है, तो प्रकाश थोड़ा यहाँ पे तेजी से आएगा। द्रव में प्रकाश थोड़ा कम हल्का से जाएगा, ठोस में तो भी प्रकाश बहुत कम जाएगा। लेकिन सबसे अधिक प्रकाश चलेगा तो कहाँ चलेगा जी? निर्वात में चलेगा, वैक्यूम में चलेगा। तो कभी क्वेश्चन आपसे पूछे कि सर्वाधिक प्रकाश की चाल कहाँ पे अधिकतम होती है, तो आप क्या बताओगे? निर्वात में होती है। और ये कितना होता है? तो 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं और समझ लेते हैं। लिखते हैं, प्रकाश सबसे अधिक, प्रकाश प्रकाश निर्वात में, प्रकाश निर्वात में, प्रकाश, इसको अच्छे ढंग से लिखना चाहिए, निर्वात में प्रकाश, ऐसे लिखो, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है। अब कोई पूछेगा कितनी होती है, लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल, 5वां पॉइंट लिख लेंगे, निर्वात में
निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या इसको आप 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, होता है। कहीं कहीं पे इसका मान बदल जाता है। कहीं कहीं पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिखे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इसको किलोमीटर में चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 8 को 0 से काट दीजिए, 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हो गया आपका मीटर प्रति सेकेंड में। और मीटर प्रति सेकेंड में क्या होगा कि 3 जीरो गायब करेंगे तो किलोमीटर बदल जाएगा, तो 3 और 3 जीरो गायब कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6, 3 जीरो गायब करना है ना तो 5 हो जाएगा, क्योंकि 8 होना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पे 2 3 4 5, अभी हो जाएगा किलोमीटर प्रति सेकेंड, अर्थात इसको कहेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यहाँ से कहेंगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। कभी ये भी क्वेश्चन पूछे आपसे, निर्वात में प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकेंड में आप इतना बताएंगे, ठीक है, और किलोमीटर प्रति सेकेंड में आप 3 लाख बताएंगे। कितना बताएंगे, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। सोचिए कि 1 सेकेंड में प्रकाश की चाल मतलब कहां तक चले जाएगी, 3 लाख किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकती है। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग गुण की बात करते हैं। नेक्स्ट, ये सारी चीजें आप लिख चुके होंगे, समझ में आ रहा है। आगे समझते हैं 6वें पॉइंट पे। 6वां पॉइंट क्या कह रहा है, 6वें पॉइंट की यदि हम बात करेंगे तो प्रकाश की परास, ठीक है, प्रकाश की यदि हम परास की बात करते हैं, प्रकाश की परास, प्रकाश की परास, परास को हम लोग तरंगदैर्ध्य कहते हैं। परास को क्या कहेंगे जी, तरंगदैर्ध्य कहेंगे, और तरंगदैर्ध्य को वेवलेंथ कहा जाता है। तो प्रकाश की परास तरंगदैर्ध्य, देखो इसका कई डाटा है बाबू, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब क्यों होती है, ध्यान सुनिए। अभी फिलहाल पीछे जो पुरानी बुक होगी उसमें ये डाटा 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम दिया होगा। तो ये भी यदि आपको मिले और ये न मिले तो आप इस डाटा को सही मानेंगे। और इन दोनों डाटा में, दोनों डाटा तो एक साथ दे नहीं सकता है, बाई यदि कभी दे भी दिया है, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर दोनों दे दे तो क्या करें। जब दोनों डाटा दे देगा तो आप सबसे पहले आप इसको प्रायोरिटी मानेंगे, इसके बाद आप इसको मानेंगे। है बस समझ में, इस बात को आप समझेंगे कि बहुत सारे बुकों में 3900 से 78 दिया है, और न्यू एनसीईआरटी में जो नई बुकें जब आ रही है उनमें सारे के सारे डाटा 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक कर दिया गया है। इस बात को आप लोग याद रखे रहेंगे। अच्छा, ये 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, तो ये प्रकाश जैसे श्वेत प्रकाश होते हैं, जब सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पे आती है तो विकिरण माध्यम से जब चलकर आती है तो 7 रंगों में क्या होती है, विभक्त हो जाती है। जब वो 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी तो अलग अलग जो 7 कलर होते हैं उनका जो वेवलेंथ होता है, जो तरंगदैर्ध्य होता है, वो अलग अलग होता है, और वो स्टार्ट होता है 4000 से लेकर 8000 के बीच में तक। वो क्या होते हैं, रंगों का वेवलेंथ होता है। जैसे सपोज किसी को ना समझ में आए तो बैगनी की यदि हम बात करेंगे, बैगनी की यदि बात करेंगे तो मान लेते हैं उसका 7800 एंगस्ट्रॉम होगा, मान कर चलते हैं, ठीक है। तो 78 से नहीं, इसको 42 मान, क्योंकि बैगनी फिनाला होता है ना, तो 42 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये इसकी तरंगदैर्ध्य होती है। अच्छा, इसमें एक चीज आया है, एंगस्ट्रॉम आया है। इस एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होगा, एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इसको हम लोग ए डॉट से प्रदर्शित करते हैं, जो आपको बता दिए हैं। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। इस बात को आप लोग याद रखे रहेंगे। कितना होगा, 10⁻⁻10 मीटर। उसके बाद 7 नंबर पे हम लोग चलते हैं, प्रकाश के गुण में। यहाँ तक ये समझ में आ रही होगी। अब 7 नंबर में क्या होते हैं कि प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देती है। ये बात समझिए, प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई
देती है। अब इसका मतलब क्या होता है, हम ये कहें कि क्या प्रकाश स्वयं दिखाई देती है, तो नहीं, प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देती है, लेकिन इसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम कह सकते हैं प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देती है, लेकिन इसकी सहायता से हम अनेक वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। तो यहां तक बात समझ में आ रही होगी कि जो भी हमारी वस्तुएं होती है, जो भी हमारे प्रकाश होते हैं, उससे हम लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी सहायता से हम अनेक वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। हमने अभी तक आपको प्रकाश के बारे में डिस्कस किया है, प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के गुण, प्रकाश क्या है, प्रकाश की वस्तुएं, इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को समझाने का प्रयास किए हैं। यहाँ तक यदि आप वीडियो देख रहे हैं, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के यहाँ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही हम अधिक से अधिक जानकारियां इकट्ठा करके आपको फिजिक्स में अच्छे बनाने का प्रयास करेंगे, अच्छे मार्क्स लाने का दावा करेंगे, ठीक है। इन सारे सवालों का जवाब आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं, और आप देख भी रहे होंगे कि हमने कितने इजी तरीके से बहुत सारे चीजों को आसानी तरीके से बताने का प्रयास किए हैं। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम बहुत सारे वीडियो ऐसे ही टॉपिक पे बनाते रहेंगे। जल्दी आपको हम इसी चैनल पे मैथ शुरुआत एकदम 0 लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं, बस आप वेट कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।